नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। धामी कैबिनेट के विस्तार की उल्टी गिनती शुरू। सीएम प्रदेशाध्यक्ष सहित भाजपा के कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला। 5 मंत्रियों के पद भी खाली। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में क्लस्टर विद्यालयों के लिए किया 15 वर्षों का फ्लैग ऑफ। कहा, इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में होगी सुविधा। प्रदेश में अवैध मदरसों पर धामी सरकार की कार्रवाई जारी। काशीपुर में सील किए गए बिना रजिस्ट्रेशन के कई अवैध मदरसे। फायरिंग मामले में चैंपियन को बड़ी राहत। हरिद्वार कोर्ट से 51 दिन बाद मिली जमानत। एमएलए उमेश के घर फायरिंग केस में थे, जेल में बंद। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच बड़ी खबर सामने आई है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली रवाना दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि इन दिनों अलावा के 1 दर्जन विधायक भी दिल्ली दौड़ में शामिल हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली दौरे पर गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली गए हैं। बुधवार को भी सीएम धामी दिल्ली में ही रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र और अपने शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श कर रहे हैं। आज पूरा दिन भी मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वहां पार्टी के शीर्ष से नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर जो अटकलें चली आ रही है उन पर भी कुछ निर्णायक फैसला हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 वर्षों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सराहनीय प्रयास किया गया है। उत्तरकाशी जनपद के नगरीय क्षेत्र के 15 क्लस्टर विद्यालयों में छात्र छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा जिला खनिज न्यास फाउंडेशन की मदद से एवं अनटाइड फंड से 15 वर्ष क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रति वर्ष के लिए 20 लाख के दर से कुल 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। नगर व ग्रामीण क्षेत्र में बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित हो रहे कई मदरसों पर अल्पसंख्यक अधिकारी समेत भारी मात्रा में स्थानीय प्रशासन ने मदरसों की जांच की। जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के प्रशासन ने सील कर दिया। यहां बता दें कि सुबह से ही स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर छापामारी अभियान चलाया, जिसमें कई मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिनको प्रशासन ने सील कर दिया। इस दौरान किसी भी क्षेत्र से कोई विरोध का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। जिन मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे उन पर प्रशासन की गाज गिरी और उनको सील कर दिया गया। प्रशासन ने सभी मदरसों के अंदर जाकर बारीकी से जांच की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में मुस्तैद नजर आया। वहां ये भी बता दें कि कार्रवाई के दौरान अल्पसंख्यक जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मुस्तैद नजर आया। इस दौरान अब पत्रकारों ने प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई के बाबत जानकारी लेने की बात की तो वो साफ तरीके से बचते नजर आए। कानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व एमएलए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मंगलवार को हरिद्वार कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरिद्वार कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत दे दी है। प्रणव सिंह चैंपियन के वकील गोपाल चतुर्वेदी ने
उनकी जमानत मिलने की जानकारी दी है। वकील गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि मंगलवार 18 मार्च को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिस पर शाम को फैसला आया। कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत दे दी है। फिलहाल प्रणव सिंह चैंपियन हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 26 जनवरी शाम को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले विधायक उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट और फिर गोलीबारी भी की। मुख्यमंत्री आवास परिसर में मंगलवार को शहद निष्कासन कार्य किया गया। पहले चरण में शहद निकाला गया था। इस बार लगभग 200 किलोग्राम तक शहद के निकालने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री ने वी कैंपिंग कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए शहद महोत्सव आयोजित करने के लिए उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए, जिसमें मधुमक्खी द्वारा तैयार किए जाने वाले समस्त प्रोडक्ट महोत्सव में रखने और हर वर्ष शहद महोत्सव की एक तिथि भी निर्धारित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक हैं। पहाड़ी क्षेत्र में औषधीय गुणों वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। उत्तराखंड को अवैध नशा और ड्रग मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पुलिस जोर शोर से अभियान चला रही है। अभी तक राज्य के मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के एनकाउंटर हो रहे थे। अब पहली बार पहाड़ी जिले चंपावत में नशा तस्करों का एनकाउंटर हुआ है। ताजा मामले में चंपावत जिले के बनबसा थाना क्षेत्र में एसओजी और बनबसा थाना पुलिस के साथ नशा तस्कर की मुठभेड़ हुई है। पुलिस के अनुसार बीती देर रात हुई इस मुठभेड़ में तस्कर द्वारा भागने के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसके जवाब में एसओजी और पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में नानकमत्ता निवासी नशा तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। एसओजी द्वारा नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति चकरपुर की ओर से बनबसा की ओर आ रहा था, जो पुलिस टीम को देखते ही तीव्र गति से हुड्डी नदी की तरफ भागने की फिराक में था। संदिग्धता पाई जाने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसको पकड़ते समय मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। विदेश में वाहन चलाने के लिए भारतीयों में भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2026 में जहां हल्द्वानी परिवहन विभाग संभाग अंतर्गत नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ साथ चंपावत जनपद के लोगों ने विदेश में वाहन चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाया है, जिसमें 52 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जाते रहते हैं। संभागीय परिवहन हल्द्वानी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने वाले उधम सिंह नगर के लोग शामिल हैं, जिसमें काशीपुर आरटीओ कार्यालय से 126, रुद्रपुर आरटीओ कार्यालय से 139, जबकि हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय से 121, टनकपुर आरटीओ कार्यालय से 28 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो परिवहन.gov.in जो भारत सरकार की साइट है उस पर जाएँ। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा चाहिए होता है। अगर ऑन अराइवल वीज़ा है तो वो मेंशन करना पड़ता है, और एक फॉर्म 1A होता है जिसमें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से एक मेडिकल चाहिए होता है, और आपका लाइसेंस जो है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वो वैलिड होना चाहिए, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की होती है। अल्मोड़ा में हमारी खबर का असर देखने को मिला है, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। पिछले 15 दिनों से विवेकानंद पर्वतीय कृषक अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा हवालबाग में श्रमिकों का क्रमिक आंदोलन अंतर्गत श्रमिकों से अभद्रता करने वाले संस्थान के एक वैज्ञानिक के सार्वजनिक माफी और अधिकारी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद स्थगित कर दिया गया है। श्रमिकों के लंबे आंदोलन के अपना समर्थन देने पहुंचे कृषक कृषि बागवानी उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने बताया कि श्रमिकों के 3
मांगे थी, जिसमें मुख्य मांग श्रमिकों से अभद्रता करने वाले अधिकारी द्वारा सार्वजनिक माफी और उसे समन्वयक के पद से हटाने की, दूसरी मुख्य मांग श्रमिकों को ब्रेक न दिए जाने तथा तीसरी मांग कार्य दिवस कम न करने की थी। पहली मांग अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन और कृषक बागवान संगठन के महासचिव दीपक गर्तुती ने तथा समाजसेवी एडवोकेट पंत के मध्यस्थता के बाद मान ली गई। साथ ही नीतिगत प्रकरणों पर फैसला लेने के लिए संस्थान के निदेशक लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया कि संस्थान के 15 दिनों को समय दिया जाए। इस बीच संस्थान ठेकेदार को भी बुलाएंगे, अपने अपर अधिकारियों को भी बुलाएंगे और श्रमिकों के हित में नीति समस्त जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। अल्मोड़ा हवलबाग में श्रमिकों के 15 दिवस से भी अधिक से चलते आ रहे क्रमिक अनशन का कुछ शर्तों के साथ स्थगन हो चुका है, जिसमें सबसे पहली मांग उनकी ये थी कि जिस वैज्ञानिक ने वहाँ के श्रमिकों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता की, वे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ के लोगों के लिए की गई विवादित टिप्पणी के बाद उनके इस्तीफा देने को कांग्रेस ने जन आक्रोश का नतीजा बताया है। वहीं उनके बयान तथा इस्तीफा के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रताप भंडारी ने कहा कि इससे पहले भी अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर मंत्री प्रेमचंद गलत बयानबाजी कर चुके हैं। वहीं एक व्यक्ति को चौराहे पर पीटने के मामले में भी वे सुर्खियों में रहे थे। कहा कि ऐसे में पहाड़ के लोगों के लिए गलत बयानबाजी करने पर भाजपा को जन आक्रोश को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा है। कहा कि अमरदत्त बयान पर विरोध करने की बजाय कुछ लोग उनके इस्तीफा को पहाड़ और मैदान की लड़ाई का रंग दे रहे हैं, जो कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। मंत्री को तब सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए था जब इसने अंकिता भंडारी प्रकरण में कहा कि वीआईपी आदमी नहीं होता है और वीआईपी कमरा होता है। इस बेलगाम मंत्री को उसी दिन सस्पेंड कर देना चाहिए था। इस बेलगाम मंत्री को उसी दिन सस्पेंड कर देना चाहिए था जिस दिन इसने हमारे गढ़वाली भाई सुरेंद्र नेगी को घसीट कर मारा। भारतीय जनता पार्टी काशीपुर की जिला अध्यक्ष मनोज पाल का स्वागत स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल रामबाग स्थित शिव मंदिर में पहुंचकर मंदिर में माथा टेका। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालते हुए दिनेशपुर ऑडिटोरियम हॉल तक गए। इस दौरान भाजपा काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु की ओर अग्रसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जातिवाद धर्म से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। विकास कार्यों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विधायक अरविंद पांडे ने कहा सरकार जनता के दौर तक जाकर उनकी समस्याओं को समाधान कर रही है। गरीब निर्धन वर्ग की कन्याओं को गौरा देवी कन्यादान योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। जो भी गुटबाजी करता है वो तो भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता। आज आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से पद पे काम करने वाला एक कार्यकर्ता का बेटा जिलाध्यक्ष बना है और निश्चित ही पूरा हम लोगों को विश्वास है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्र तक बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड श्यालदे के ग्राम खड़कुंभरनिया के ग्वली गांव तक में बाघ ने गौशाला घुसकर गाय को मार डाला। जब परिजन सुबह गौशाला गाय को घास देने पहुंचे तो गाय पर मृतक अवस्था गौशाला में मिलने से स्थानीय ग्रामीणों में दशहत फैल गया। घटना सूचना मिलते ही वन क्षेत्र अधिकारी जोरासी उमेश पांडे के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, स्थानीय ग्रामीणों से जनसंपर्क किया और पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक सियालदे क्षेत्र के चमोली, वली गांव, कलोनी, मल्लाग्योली गांव सहित आसपास के गांव में बाघ की दशहत बनी हुई है। एक बाघ ने गाय को उस गौशाले का छत तोड़ के उसको मार दिया और इस तरह की घटना लगातार क्षेत्र में हो रही है। और वन विभाग के पास सूचना लिखित में मौखिक लगातार हैं और जो उच्च अधिकारी हैं
क्या वो रेंजर साहब हो चाहे डीएफओ हो, अल्मोड़ा इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या वन विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है कि जनहानि का इंतजार कर रहा है कि कोई जनहानि होगी तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस के आयोजित किए गए, जहां पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया भी मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। अधिकारियों के अलावा कई सहायता समूहों ने अपने अपने सामान के साथ स्टॉल लगाया। इस मौके पर बोलते हुए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस आयोजन किया गया था, जिसमें आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सभी अधिकारियों को मौजूद रहने की आदेश पारित की गई थी। कई लोगों की समस्याओं को हाथों हाथ निराकरण कर दिया गया। बाकी जिन लोगों की समस्या नहीं हुई, अधिकारियों को आदेश दिया गया उनका भी जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। नारी ग्रोथ सेंटर है, वहाँ पे हम रजाई तैयार करते हैं, हाथ से कढ़ाई होता है। अभी हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है और हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जापान में भी सैंपल गया है। तहसील दिवस कार्यक्रम होता है गदरपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि और जिले के शीर्ष अधिकारीगण प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि मौके पे ही जितनी समस्याओं का निस्तारण हो सके और जनता की भी कोशिश की जाती है। जैसे अन्य कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार जनता के द्वार या आपका अपनी सरकार, उनके माध्यम से भी जनता से संवाद कायम किया जाता है। तो अब ये देखिए कि ये सरकार इस समय जो कार्य कर रही है उसकी कोशिश ये की जा रही है कि डायरेक्टली डिजिटल एज में आज हम लोग हैं तो 1905 में फौरन हमारी समीक्षा होती है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बीते नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में लग रहे गड़बड़ी के आरोपों का प्रशासन ने संज्ञान लिया है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए सुझाव लिए हैं। जो सुझाव बेहतर मिले हैं उन पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। बता दें कि बीते नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से सैकड़ों लोगों का नाम गायब होने के आरोप लगे थे। जिन मतदाताओं के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, उन्होंने मतदान के दिन कई मतदान केंद्रों पर हंगामा भी किया था। प्रशासन ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस संबंध में बैठक भी की है। आपने किसी राजनीतिक दल के दबाव में आपने कई परिवारों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, तो हमने आज तहसीलदार से कहा कि बीएलओ घर घर जाए और जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं उनके नाम चढ़ाए जाएं। जो मृतक हो गए हैं उनके नाम हटाए जाएं। अगर मृतक आप नहीं हटाओगे तो वोट और परसेंटेज गिरता है। 15 मार्च से शुरू हुए मां पूर्णागिरि धाम मेले में पार्किंग शुल्क, टैक्स संचालन के साथ अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जिला पंचायत कार्यालय में पुलिस अधिकारियों, जिला पंचायत अधिकारियों, वाहन पार्किंग ठेकेदार एवं टनकपुर टैक्सी यूनियन और बूम टैक्सी समिति अन्य लोगों के साथ नैनीताल एसडीएम और मेला मजिस्ट्रेट पूर्णागिरि प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने सभी की समस्याएं बारी बारी से सुनी। इसके बाद बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच सभी को मां पूर्णागिरि धाम मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने और धार्मिक मेले की गरिमा को बनाए जाने के निर्देश दिए, जिससे धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बीच एक सकारात्मक मैसेज आ सके। वहीं उन्होंने वाहन पार्किंग का वाहनों से अतिरिक्त शुल्क न लिए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान वाहन पार्किंग ठेकेदार के बीच बूम पार्किंग स्थल के 50 रुपये, ठुलीगार पार्किंग के 100 और डायरेक्ट भैरव मंदिर जाने वाले वाहनों से 200 रुपये पार्किंग शुल्क लिए जाने पर सहमति बनी। जो गाड़ियाँ भैरव मंदिर पार्किंग में सीधे जाएंगी उनसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठुलीगार रुकता है, उसके बाद फिर जाता है तो उसके फिर ठुलीगार पार्किंग का शुल्क लिया जाएगा। तथा भैरव मंदिर पार्किंग का यूज करेगा तो उसको भैरव मंदिर पार्किंग का शुल्क भी लिया जाएगा। इस बात को लेकर सभी लोगों के बीच में जो गतिरोध था, जो कन्फ्यूजन था, उसको भी दूर किया गया है। उससे टैक्सी वाहन जो चालक हैं, जो उनकी टैक्सियाँ लोकल स्तर पर चलती थी हमेशा के लिए, उनका भी एक सिस्टम बनाकर यहाँ पर उसको शिथिल किया जाएगा। उसको देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट में हुई आगजनी की घटना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने होली के दिन रेस्टोरेंट पर में विवाद होने के बाद अपने अन्य साथियों के साथ रेस्टोरेंट में आग लगा दी थी। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। विकास नगर कोतवाली पुलिस में मुताबिक रेस्टोरेंट स्वामी
मेहुवाला विकासनगर निवासी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका मेहुवाला में रेस्टोरेंट है। 14 मार्च को होली के दिन रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के आपस में नोक-झोंक गई थी, जिस पर पुलिस को सूचना भी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराकर रेस्टोरेंट खाली करवाया। साथ ही पुलिस ने ही रेस्टोरेंट पर ताला लगवाकर बंद कर दिया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद एक पक्ष के करीब 20 से 25 लोग रेस्टोरेंट पर आए और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। मारपीट और झगड़े की होने के बाद उसको जिस तरह से आवेश में आकर कुछ लोगों द्वारा मिलकर वहां आगजनी की गई थी, वो बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था। और इसमें कल जो है इस पर टीमों द्वारा दबिश देकर 3 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया। सागर, दिनेश, अंकुश है, इनकी गिरफ्तारी कल रात इनको कर ली गई है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के नंदा सुनंदा योजना से गरीब, अनाथ और असहाय छात्राएं अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर पा रही हैं। देहरादून के जिला अधिकारी शबिन बंसल ने आज योजना के तीसरे चरण के तहत 3 छात्राओं को चेक बांटे। आर्थिक तंगी और परेशानियों के चलते जिन बच्चियों को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ रही है, उनके लिए ये नंदा सुनंदा योजना वरदान साबित हो रही है। जिला अधिकारी शबिन बंसल ने कहा कि विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाली बेटियां ही हमारी नंदा और सुनंदा देवी हैं। उन्होंने कहा कि नंदा सुनंदा योजना में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ एसओपी तैयार की गई है। जैसे जैसे बालिकाओं का चयन होता जाएगा, ये प्रोजेक्ट हमारा निरंतर चलता रहेगा। तो आज 3rd फेज़ में कुछ और बालिकाओं का चयन हुआ है और उनको यहाँ पर चेक्स वितरण करके उनकी संस्थाओं को पैसा डायरेक्टली प्रेषित कर दिया जाएगा और उनकी जो पढ़ाई है वो रिज्यूम हो जाएगी। तो उद्देश्य ये है कि वो सुदृढ़ हों, एम्पावर हों, और एक बालिका एम्पावरमेंट का मतलब एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज एम्पावर होगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। नमस्कार।